अवाम का कीमा निकाल दिया गया है। हद तो ये है कि इस वक्त आप रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश की कीमतें देखें, आप कुकिंग ऑयल देखिए, चावल देखिए, दालें देखिए, अंडे देखिए, चिकन देखिए, मतलब बहुत मुश्किल हो गया अब लोगों के लिए दो वक्त की रोटी खाना। वो कहते थे ना पहले रोटी प्याज खा के गुजर बसर कर लेते थे, प्याज का रेट देख के बंदा बोलता है भाई रुक जाओ, कोई सस्ती वाली सब्जी है, टमाटर दे दो, टमाटर 70-80 रुपए किलो है, इससे मैं रोटी खा टमाटर बहुत सस्ता आजकल डला। हाँ तो तभी वो शायद ज्यादा यूज हो रहा है। मार्केट से लेके जब हमारे घर के करीब पहुंचता है तो 70-80 रुपए किलो हो जाता है। सरिश, आप कितने का ले रही हैं टमाटर? टमाटर सस्ता इसलिए ले रही हूँ कि बाज़ जगहों पे खैर आजकल आप जहाँ रहती है ना, मंडी करीब है तो वहाँ सस्ता पहुंच जाता है, हमारे यहाँ मंडी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत पैसे लग जाते हैं। लेकिन इशू ये है सरिश कि IMF रोज नहीं हमें शराइत दे रहा है। IMF के साथ मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है। जो 1.1 बिलियन या 1100 मिलियन डॉलर आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं। और अब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, जो मेरे पास काफ़ी दिनों पहले आ गई थी कि हमारे जितने भी डोनर ममालिक हैं जिन्होंने हमसे वादा किया हुआ था कि हम आपको जैसे ही IMF पैसे देगा हम भी आपको पैसे देंगे, IMF उनके पास पहुंच गया है और उनसे कहा है कि तहरीरी तौर पर लिख के दीजिए कि जब हम पैसे दे देंगे, IMF पैसे दे देगा पाकिस्तान को, फिर आप भी फौरन से इतनी इतनी रकम जारी करेंगे, क्योंकि अगर आपने जारी नहीं की तो जो हम रकम दे रहे हैं उससे पाकिस्तान ज्यादा चलने वाला नहीं। फारूक सलीम साहब है हमारे साथ। सर बिल्कुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर बढ़ती महंगाई की बात अगर हम करें तो इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई शरह 42.27% तक जा पहुंची है। क्या हुक्मरान गुर्बत मिटाओ की जगह गरीब मिटाओ प्रोग्राम पर गामजन है? क्या नजर आ रहा है आपको? अल्लाह रहम करे। इस वक्त दो बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं 23 करोड़ पाकिस्तानियों का। जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई का है, और रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की बात कर लें तो उनका जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डॉलर्स के फुकदान के हवाले से है। तो ये दो सबसे बड़े इशूज हैं। आपने फोकस किया है 23 करोड़। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अभी जो शरह आपने कोट की जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें ज्यादातर खाने पीने की चीजें हैं, उनकी जो शरह है बढ़ने की वो कोई 42% पे पहुंच गई है। जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये समझिए कि एक पाकिस्तानी खानदान अगर 10 रोटियां खरीद के लाता था आज से 1 साल पहले, तो आज वो सिर्फ 6 रोटी खरीदने के काबिल होगा। तो आप सोचिए कि 80% पाकिस्तानी जो है, जो 80% अपनी आमदन खुराक के ऊपर खर्च करते हैं, उनका क्या हाल होगा। कुछ उमरा जरूर ऐसे हैं जिनका जो आमदन का हिस्सा खुराक के ऊपर खर्च होता है वो बहुत कम है, उनको शायद इस महंगाई की शरह से खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन लगभग 80 से 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये खुराक की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है। अब मामला ये है कि हमने तरीका ढूंढना है कि इसको खत्म किस तरह किया जाए। देखिए, अफगानिस्तान में कोई 5-6% की महंगाई है, इंडिया में सिंगल डिजिट पे है, बांग्लादेश में सिंगल डिजिट में है। इस खित्ते में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे हमारी जो खुराक की महंगाई की शरह वो 42% पे पहुंच गई। मेरे नजदीक मामला सियासी है, माशी कम है। और सियासी में इसलिए कहता हूं कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, रमजान की आबली हम देख रहे हैं कि सब्जियां, फल, मसालाजात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ऊपर से दिहाड़ीदार और नौकरी पेशा अफराद अलग परेशान है। मौजूदा महंगाई में गरीब किस तरह अपना महीना पूरा करेगा, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। आप ही कुछ बता दें। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। रमज़ान में एक तो हमारा कुछ रवाज ऐसा है कि घी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, घी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में से है जिसमें चीनी की कंजम्पशन जो है वो बेतहाशा ज़्यादा है। कहीं 25 किलोग्राम हर पाकिस्तानी मर्द, बूढ़ा, बच्चा और औरत जो है वो औसतन इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक जो है उससे 1/3 चीनी भी इस्तेमाल नहीं करते। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बड़ा हाई। लेकिन बैक टू महंगाई, बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को कुछ इकदामात ऐसे करने होंगे कि महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए। और वो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में आपसे कहा, नोट छापने का जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से नोट छप रहे हैं, आप सोचिए कि 2000
और 18 में पूरे पाकिस्तान में कोई 4 खरब रुपए के नोट जो है वो घूम रहे थे, और अब वो हम पहुंच। ये बताइए फारूक साहब, ये बताइए मुज़ाकरात की बात करें तो अभी मजीद शराइत के बाद भी किस्त मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इसाकदार मौजूदा महंगाई पर इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर चुके हैं, यानी गरीब मजीद कुर्बानियां देगा और अशराफिया मजीद मजे लेंगे। रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। क्या आज होने वाले IMF से मुज़ाकरात में कोई स्टाफ लेवल मुआहदे को कामयाब होते हुए हम देखेंगे? कोई उम्मीद है आपको, या फिर ये इसी तरह तलवार लटकती रहेगी, नई नई शराइतें आती रहेंगी? देखिए, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें जबरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं, जो गलत माशी पॉलिसीज हैं, जिनके नतीजे में हमारे खजाने में डॉलर खत्म हो जाते हैं, फिर हम मजबूरन जो है वो IMF के पास जाते हैं। मैंने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो IMF को एक कुर्बानी का बकरा बनाती है। जो भी इल्जाम लगाना हो कि अगर बिजली की कीमत बढ़ाई गई है तो IMF की वजह से बढ़ाई गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है तो IMF की वजह से बढ़ाई गई है। हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात और अपनी आमदन के दरमियान एक तवाज़ुन नहीं बरकरार कर पाती। हकीकत यह है कि हमारी इंपोर्ट जो है वो 75 अरब पे पहुंच जाती है, एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब से नहीं तजावुज़ कर पाती, और उसके नतीजे में फिर सारी ये जो मुश्किलात हैं ये हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल। IMF के बारे में आपका सवाल ये था कि क्या वो एग्रीमेंट हो जाएगा? अगर मैं अंदर की खबर से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जिस सिमत में इस वक्त हम चल पड़े हैं, मेरा ज़ाती तर्क ये है कि IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो शायद इतना ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारी सही फारूक साहब, आपने जबरदस्त आपने इस पर एनालिसिस अपना दिया है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, ना रिश्वत लेने वाला ना देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।